नमस्कार, एक और वीडियो के साथ मैं अखिलेश सिंह। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस पर। तो आज के इस सेशन में हम बिहार का भूगोल कक्षा के अंतर्गत तीसरा नंबर क्लास पढ़ने वाले हैं। ये सेशन तीसरा होने वाला है। पिछले क्लास में हम 2 क्लास अभी पढ़ चुके हैं जिसमें बिहार के आधे से ज़्यादा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है मुद्रा से सॉरी मृदा से संबंधित है और आगे के चैप्टर से संबंधित है। इसको पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले 2 नंबर और 1 नंबर ये दोनों सेशन देख लेना होगा, जिससे कि आगे के भाग आसानी से समझ में आ जाएँ। और एक बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई सेशन अपडेट कराएँ तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे और कोई भी क्लास आपसे छूटे ना। क्यों? क्योंकि एक सीरीज़ में पढ़ने का अलग ही मतलब क्वेश्चन पकड़ने का अपना तरीका होता है। पूरी अगर निरंतरता के साथ पढ़े रहेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक ज़रूरी सूचना, दोस्तों के पास शेयर अवश्य करिए ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। इससे क्या होता है कि चैनल की जो वीडियो होते हैं वो अलग-अलग जगहों पे रिकमेंड करता है। ठीक है? तो चलिए बिहार स्पेशल के अंतर्गत क्लास तीसरा हम पढ़ने वाले हैं, मृदा से संबंधित। बिहार की मृदा के बारे में हम जानेंगे। तो ये मृदा विज्ञान जैसे है कि मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, जिसे पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है? मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान, जिसे पेडोलॉजी कहा जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है? मृदा निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले चट्टान होते हैं, जो चट्टान टूटते-फूटते हैं, उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसके बाद मृदा का निर्माण होता है, चट्टानों के टूटने-फूटने से। बिहार की मिट्टी की बात करें तो ये तीनों जैसे मोटे, मध्यम और बारीक कणों होते हैं बिहार के भी मृदा में, जैसे अन्य जगहों में होते हैं, ठीक है? कार्बनिक और अकार्बनिक के कण इसमें शामिल होते हैं, कार्बनिक से आप समझ गए होंगे। इसके बाद अकार्बनिक भी होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं, ठीक है? निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? जैसे स्थलाकृति है, वर्षा है, आर्द्रता है, तापमान है, प्राकृतिक वनस्पति है, इत्यादि सभी जो हैं प्रभावित करते हैं। बिहार के लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ या अपोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। 90% भाग में ध्यान दीजिएगा, कि बिहार में 90% जो मृदा है, वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इधर थोड़ी-सी अगर छोड़ दें ये पर्वतीय मृदा हो जाती हैं, थोड़ी-सी, इतना नहीं आता है, बस थोड़ा-थोड़ा पार्ट ये पठारी मृदा आते हैं। बाकी ये सभी बीच का भाग जो है, ये सभी भाग क्या हैं? तो जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट है, इसको 2 भागों में बाँटकर पढ़ा जा सकता है। उत्तरी बिहार की मृदा। उत्तरी बिहार में 4 प्रकार की मृदा को हम कैटेगराइज़ किए हैं। पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की मिट्टी जो है उत्तरी बिहार की मिट्टी हैं। वहीं अगर दक्षिणी बिहार की मिट्टी के बारे में बात करें तो टाल मिट्टी होते हैं, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसे करैल केवाल मिट्टी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि करैल केवाल मिट्टी जो है किस बिहार के किस भागों में पाया जाता है? तो ये दक्षिणी बिहार की मिट्टी है। इसके बाद लाल पीली मिट्टी जिसे बलथर मिट्टी भी कहते हैं। तो दक्षिणी बिहार में टाल, अगारी, पुरानी जलोढ़ या और लाल पीली। वहीं अगर उत्तरी बिहार की बात करें तो पर्वतपादीय मृदा, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये सभी होते हैं। उत्तरी बिहार की मिट्टी की बात करें तो निर्माण जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों से हुआ है, जैसे गंगा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ये सभी आती हैं और अपने साथ जो काटते हुए अपर्दन और निक्षेपण की जो प्रक्रिया करती हैं, उसे लाकर और एक जगह स्टोर करती हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उत्तरी बिहार की मृदा और उत्तरी बिहार की मृदा से उत्तरी भाग के मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है? पर्वतपादीय मिट्टी की बात करें जिसे पिडमोंट मिट्टी भी कहा जाता है। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। पिडमोंट मिट्टी कहलाता है। तो यह मिट्टी जो है पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आस-पास पाई जाती है। पिडमोंट का मतलब होता है कि ये पर्वत हो गए, तो इसके जस्ट नीचे वाला, इसके पैरों तले के मिट्टी को कहते हैं। तो बिहार में जो है पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय भाग।
तो पश्चिमी चंपारण के जिले में पाया जाता है। तो पश्चिमी चंपारण के जिले में ही क्या होता है, पर्वतपादीय मिट्टी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण जो है मृदा में अधिक नमी पाई जाती है, अधिक नमी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। पर्वतपादीय मिट्टी की बात करें, कृषि यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें मुख्य फसल जो है धान और गन्ना होता है। तराई इसके बाद सेकंड नंबर है तराई मिट्टी। इसका विस्तार देखेंगे तो चंपारण से लेकर किशनगंज तक होता है। जो पिडमोंट मिट्टी होता है, पर्वतपादीय मिट्टी, उसके बाद की भाग को हम तराई मिट्टी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद के भाग को। तो ये 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। ये चौड़ाई कितना होता है? 5 से 7 किलोमीटर। इसकी बनावट होता है कि कंकड़, रेत, दल और दलदली भूमि। इसका रंग जो है हल्का भूरा या पीला होता है। इसमें फसल बोई जाती है धान, पटसन या फिर गन्ना इत्यादि सभी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। इसके बाद है पुरानी जलोढ़, जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं। ये बांगर मिट्टी जो है मुजफ्फरपुर, यहाँ पर मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया यहाँ पर है, सॉरी ये नहीं, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया इत्यादि सभी क्षेत्रों में बांगर मिट्टी की उपलब्धता होती है। यह उन क्षेत्रों में विकास होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है, ठीक है? इसका क्षेत्र है घाघरा, गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग, ये सभी क्षेत्र हैं, ठीक है? बांगर मिट्टी की बात करें तो इसमें अधिकता होता है चूना का और पोटास का। बांगर मिट्टी में क्या अधिक होता है? चूना और पोटास। कमी किसका होता है? फास्फोरस और नाइट्रोजन का। तो पी और एन, ये दोनों का कमी होता है किसमें? बांगर मिट्टी में। बांगर मिट्टी के मुख्य फसल हैं धान है, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना इत्यादि सभी बांगर मिट्टी के मुख्य फसल होते हैं। इसके बाद चौथा मिट्टी है नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर भी कहते हैं। नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष लाए गए अवसादों से निर्माण होता है। हर साल एक नई परत बनते जाती है। जैसे ये देखिए, ये नया परत बन गया, ये पानी है, इसके ये नया परत बन गया, तो ये उपजाऊ अधिक होता है और ये नवीन जलोढ़ कहलाता है, खादर मिट्टी जिसे नाम देते हैं। इसका विस्तार होता है गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा इत्यादि सभी निचली घाटियों में इसका विस्तार होता है खादर मिट्टी का। ठीक है? इसका रंग जो है गहरा भूरा होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो गहरा भूरा है ये वाला, ठीक है? बालू और चिका की प्रधानता होती है। ये देखिए बालू और चिका की प्रधानता है और इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसमें कृषि अत्यधिक उर्वर होने के कारण यदि मगर सिंचाई का साधन हो तो कृषि जो है बहुत ही अधिक मात्रा में हो सकता है क्योंकि अधिक उर्वर भूमि होता है। इसमें कृषि के लिए मुख्य फसल धान है, गेहूँ है, जूट है और मक्का है इत्यादि सभी की अनुकूलता पाई जाती है। बस एक ही कमी है नाइट्रोजन की कमी और पर्याप्त सिंचाई होना चाहिए। इन दोनों की पूर्ति अगर कर दिया जाए तो बहुत ही उपयोगिता हो सकती है, ठीक है? इसके बाद दक्षिण बिहार की मिट्टी की बात करें तो ये गंगा है। गंगा के उत्तरी भाग को उत्तरी बिहार की गंगा मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान कहते हैं और गंगा के दक्षिण भाग को दक्षिणी बिहार कहते हैं। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में बात करें तो गंगा के दक्षिणी भाग में विस्तरित है, ठीक है? और गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पहाड़ के मध्य विस्तारित है। ये छोटा नागपुर का पहाड़ हो गया, ये गंगा। तो यहाँ तक जो विस्तार है, ये दक्षिण बिहार की मिट्टी है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है टाल मिट्टी, इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर जो बक्सर है, बक्सर जिला और उसके बाद भागलपुर, यानी इस छोर से उस छोर तक जिसमें पानी ऐसे जमा रहता है, गंगा के बस निचली भागों में, ठीक है? तो गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी होती है जहाँ पर ऐसे पानी जमा रहते हैं और वैसे मिट्टी को टाल मिट्टी कहते हैं। यह निम्न भूमि का क्षेत्र है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है, यानी जल से लबालब भरा रहता है और मोटे कणों वाली धूसर रंग की होती हैं एवं भारी मिट्टी होती हैं। ये जो है धूसर रंग का है और भारी मिट्टी होता है। ध्यान से देखिए इस फिगर को। इसके बाद टाल मिट्टी की बात करें तो इसका कृषि से महत्व है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टाल मिट्टी किसके लिए? दलहन उत्पादन के लिए। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं क्योंकि उस टाइम में पानी नहीं होती है, वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ठीक है? कगारी मिट्टी की बात करें तो कगारी मिट्टी का विस्तार जो है गंगा नदी के दक्षिण तट पर नदियों के किनारे सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल इत्यादि सभी के नदियों के किनारे वाले ये वाले मिट्टी को कहते हैं कगारी मिट्टी। इनकी विशेषता है कि उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है
यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो प्रमुख फसलों में जो है मक्का है, सरसों है, मिर्च है इत्यादि सभी देखेंगे आप, तो बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ ये होते हैं इसके लिए मक्का, सरसों और मिर्च के लिए, ठीक है? इसके बाद पुराने जलोढ़ जिसे करैल केवाल मिट्टी कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ-कहाँ से है? बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक। यहाँ देखेंगे तो ये बक्सर है, यहाँ पर देखेंगे तो आप ये पटना है। इसके बाद बक्सर, पटना फिर उत्तरी गया ये सभी क्षेत्र हैं। इसके बाद देखेंगे आप तो मुंगेर से लेकर और ये सभी भागलपुर के क्षेत्र, ये सभी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे करैल केवाल कहते हैं। इस मिट्टी को ध्यान से देखिएगा करैल केवाल को, तो इसका गहरा भूरा रंग पीला एवं हल्का पीला होता है, ठीक है? इसका उर्वरा शक्ति अधिक होता है, इसका भी करैल केवाल मिट्टी का, ठीक है? इसमें विशेषता इसकी होती है कि जल सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें कौन-कौन से फसल उगाए जा सकते हैं? मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर और गेहूँ इत्यादि सभी जो फसलें हैं, वो करैल केवाल मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि लाल पीली मिट्टी जिसे बलथर मिट्टी कहते हैं। इसका विस्तार जो है पश्चिम में कैमूर श्रेणी से के निकट से लेकर पूर्व में जो राजमहल की उच्च भूमि है, ये सभी तक विस्तरित है लाल पीली मिट्टी का, जो कि 8 से 15 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी में विस्तरित है। जमुई के जिला, मुंगेर जिला जिसे खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, इत्यादि सभी क्षेत्रों में विस्तारित हैं। कौन? बलथर मिट्टी जिसे लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में भी ये विस्तार लिए हुए है, ठीक है? इसकी संरचना है रेत एवं कंकड़ की इसमें बहुलता होती है, रेत और कंकड़ की बहुलता होती है। इसका रंग जो है लौह तत्व की प्रधानता के कारण लाल होता है। प्रकृति जो है अम्लीय होती है, इस मिट्टी की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय और उर्वरता जो है काफ़ी कम होता है। जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। इसमें कौन-कौन से फसलें उगाई जाती हैं? मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर इत्यादि सभी जो हैं फसलें बलथर मिट्टी में उगाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है, ठीक है? तो इसलिए ये अम्लीय मिट्टी है। दक्षिण बिहार मृदा वर्गीकरण एक नज़र में अगर देखा जाए तो ये टाल हो गया जो कि दलहन विशेष है। ये कगारी मिट्टी हो गई जिसे नदी तटीय है। करैल केवाल मिट्टी है जो कि सर्वाधिक उर्वर है और एक बलथर मिट्टी हो गई जो कि अम्लीय या फिर लौहयुक्त मिट्टी है, ठीक है? नेक्स्ट है लाल बलुई मिट्टी। स्थान इसका है कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन? लाल बलुई मिट्टी। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। तो जितना एनालिसिस करिएगा इसमें पत्थर भी होते हैं, बालू और पत्थर और लेटेराइट मिट्टी जैसे लाल भी लालापन का अंश है तो इसमें लेटेराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं, ठीक है? इसमें फसल की बात करेंगे तो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है इत्यादि सभी मोटे अनाज यहाँ पर उगाए जाते हैं। इसमें लाल बलुई मिट्टी में। ठीक है? तो हमारा मृदा का ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं वन एवं वन्यजीव। बिहार में वन एवं वन्यजीव के बारे में देखेंगे। तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी एक समय पर ये जो वन है ये अपना पत्तियाँ गिरा देते हैं, फिर नए पत्तियाँ उगती हैं इसमें, ठीक है? तो मानसूनी प्रदेश है बिहार और यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वनों का वर्गीकरण की बात करें, विशिष्टता के आधार पर 2 भाग हैं, एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र मतलब हल्का-सा नमी युक्त, शुष्क मतलब एकदम सूखा, ठीक है? तो आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें इसमें वर्षा जो है आर्द्र पर्णपाती वन में जहाँ वर्ष में वर्षा जो है औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जैसे कि किशनगंज हो गया, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर का क्षेत्र है तथा नेपाल इत्यादि सभी के सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इसमें आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। इसमें कौन-कौन से वृक्ष होते हैं? जैसे साल, सेमल, जामुन, सागवान इत्यादि सभी आर्द्र पर्णपाती वन हैं। इसमें झाड़ियाँ एवं घास भी पाई जाती हैं, जैसे सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत इत्यादि सभी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो वन कौन-कौन से? साल, सेमल, जामुन, सागवान। लेकिन झाड़ियाँ की बात करेंगे तो सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत इत्यादि सभी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन में वर्षा की बात करें कि 120 सेंटीमीटर से कम होती है। जब शुष्क लग जाएगा तो इसमें वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा और अधिकांश भाग में बिहार के यही वन पाए जाते हैं
जैसे कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका इत्यादि सभी क्षेत्र में जो है कम ही वर्षा होता है। तो ये सभी भी क्षेत्र हैं। तो ये क्या है? शुष्क पर्णपाती वन के क्षेत्र हैं। ठीक है। इसमें जो है शीशम है, अमलतास है, साख है, खैर है, महुआ है, पलास है, जामुन, बांस इत्यादि सभी जो हैं शुष्क पर्णपाती वन के वनस्पति ये पाए जाते हैं। कौन कौन से? शीशम, अमलतास, साल, खैर, महुआ, पलास, जामुन, बांस इत्यादि सभी शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है। इसके बाद प्रमुख वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य की बात करेंगे तो इसमें बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, तो एक वन्य जीव अभयारण्य है दूसरा नंबर। ठीक है। तो एक है राष्ट्रीय उद्यान और 12 जो है वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। वाल्मीकि नगर की विशेषता की बात करें तो इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं और बिहार का एकमात्र जो है बाघ या आरक्षण क्षेत्र है, यानी टाइगर रिजर्व है बिहार का एकमात्र। ठीक है। टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है। इसका क्षेत्रफल जो है 681 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मुंगेर में है भीम बांध। भीम बांध में प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? तो तेंदुआ है, भालू है, सुअर है, मगरमच्छ है इत्यादि सभी भीम बांध में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर एक मतलब कि शॉर्ट में दे दिया है पूरा जितना हम पढ़े हैं आर्द्र वन के बारे में, शुष्क वन के बारे में, वाल्मीकि नगर और भीम बांध के बारे में। ठीक है। इसके बाद गौतम बुद्ध पक्षी विहार जो है गया में है। यह 138 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? गया में। ध्यान रखिएगा ये पूछे जाते हैं। इसके बाद कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य जो कि बेगूसराय में है। यह 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है जो कि रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि का क्षेत्र कौन है? कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। नेक्स्ट है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य रोहतास या फिर कैमूर में है जो कि 1504.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। कौन? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है नागी पक्षी विहार जो है 1.92 किलो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह सबसे छोटा अभयारण्य है। कौन? नागी। इसके बाद नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य जो कि जमुई में है। ये जो नागी भी है ये भी जमुई में है। ठीक है। और 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। नागी और नकटी को एक ही साथ शामिल किया गया था। ठीक है। इसके बाद राजगीर वन्य जीव अभयारण्य जो कि नालंदा में है 35.84 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य जो कि नालंदा जिले में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है। 8.87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन? उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है। रजौली वन्य जीव अभयारण्य जो कि नवादा में है 27.27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ है? नवादा में, रजौली। कुशेश्वर वन्य जीव पक्षी अभयारण्य जो है ये दरभंगा में है। ठीक है। 29.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है, यानी साइबेरियाई पक्षी यहाँ पर आती हैं घूमने। ठीक है। एक सीजन में। इसके बाद विक्रमशिला डॉल्फिन जो है वन्य जीव अभयारण्य भागलपुर में है। कहाँ पर विक्रमशिला है? भागलपुर में। और 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक फैला है। मुंगेर से कहाँ तक? भागलपुर। भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में कौन है? विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद बड़ैला सलीम पक्षी अली बिहार अभयारण्य जो है ये बिहार के वैशाली जिले में है। 1.98 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। दूसरा सबसे छोटा है। ठीक है। ये हमारा वन्य जीव अभयारण्य था। अब आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी बिहार में आपदा प्रबंधन। ठीक है। आइए देखते हैं आपदा परिदृश्य। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। बिहार में सबसे ज्यादा क्या आते हैं? बाढ़। इसके अतिरिक्त बिहार जो है सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल बाढ़ से ही ग्रसित रहता है।
जितने भी प्राकृतिक आपदा हैं कुछ न कुछ लगभग बिहार में आते ही हैं। ठीक है? बिहार के 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, 10 जिलों को छोड़कर। ठीक है? बिहार का बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है, भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का लगभग 16.5% है, यानी 16.5% अगर बाढ़ आता है कहीं तो वो बिहार में आता है। और बिहार का अत्यधिक प्रभाव जो है उत्तर बिहार में देखा जाता है। यानी बाढ़ का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्तरी बिहार में, क्योंकि हिमालयी नदी आती हैं और तबाही मचा देती हैं। ठीक है? अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले में बात करें तो ये है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित 15 जिले हैं जो कि उत्तरी बिहार के हैं। ठीक है? कम बाढ़ प्रभावित जिलों की बात करें तो पश्चिमी चंपारण है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पूर्णिया है, किशनगंज है, पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, लखीसराय है, शेखपुरा है इत्यादि सभी जो हैं ये कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। 13 जिले हैं, 15 जिले सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित हैं। इसके बाद बाढ़ आने के प्रमुख कारण की पर चर्चा करें तो बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा हो जाना, ये भी बाढ़ का देखिए वर्षा हो जाता है, पानी का अधिक जल जमाव यहाँ पर तटबंधें टूट जाती हैं और में जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे निवास स्थल है वहाँ पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाता है। उत्तरी बिहार की 2 नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल का प्रवाह होना और बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, यानी जल प्रबंधन का भी अभाव है, तटबंधों का टूटना और जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार हो जाता है। ठीक है? सूखा की बात करें तो मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक तरीके से दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र जो है सूखे से प्रभावित रहता है। 20% सूखा से रहता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिलों में औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, बक्सर इत्यादि सभी जो जिले हैं, दक्षिणी बिहार के कुछ जिले, खासकर दक्षिण पश्चिम के जिले, जो कि सूखे से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। ये 20% इनकी संख्या हो जाती है, यानी भूमि पर ये 20% भाग में फैले हुए हैं। नेक्स्ट देखें कि सूखा नियंत्रण के उपाय, आधुनिक सिंचाई पद्धति का उपयोग और नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। ड्रिप इरिगेशन जो है, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन जो है, ये सभी सूखा नियंत्रण के उपाय हैं, क्योंकि इससे जल का अत्यधिक बर्बादी नहीं होता है और जो जो फसल को पानी की आवश्यकता होती है डायरेक्ट उसमें पानी पहुंचता है। भूकंप एक आपदा है जो कि बिहार की भौगोलिक स्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ पर आता रहता है। यहाँ भूकंप की संभावना जो भौगोलिक स्थिति है इसी के कारण से होता है। भूकंप ज़ोन बिहार के अलग-अलग भूकंप की संभावना के आधार पर बाँटा गया है। 5, 4 और 3, जो ये 3 भाग हैं, ये बिहार के क्षेत्र में पड़ते हैं। कौन-कौन सा? 3, 4 और 5। ठीक है? ज़ोन 5 जो है, ज़ोन 4 है और ज़ोन 3, ये 3 भाग जो हैं, भूकंपीय ज़ोन बिहार में प्रभावित करते हैं। ज़ोन 5 में अधिक प्रबलता होते हैं, जैसे किशनगंज जिला है, सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा है, अररिया है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है, मधुबनी है। ये सभी जिला जो है जो ज़ोन 5 में आते हैं, जो कि अत्यधिक प्रबलता वाले जिला होते हैं। ज़ोन 4 के जिला जो हैं, वो मध्यम प्रबलता वाले होते हैं, जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, वैशाली, शिवहर, सिवान, सारण इत्यादि सभी ज़ोन 4 के जिले हैं, जिसमें मध्यम प्रबलता होते हैं, जो कम विनाशकारी होते हैं। और ज़ोन 3 वाले जो जिला हैं, निम्न प्रबलता वाले होते हैं, जो कि विनाश के न की संभावना होती है। जैसे गया जिले हैं, औरंगाबाद है, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, मुंगेर है इत्यादि सभी जो जिले हैं दक्षिणी बिहार के, ये सभी न के बराबर प्रभावित होते हैं। ठीक है? चक्रवात के बारे में, अब बिहार के बारे में पढ़ें तो बिहार जो है भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी-कभी प्रभावित होता रहता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड से होते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले को प्रभावित कर देता है। यहाँ देखिए फिगर में, यहाँ से जब सब बंगाल की खाड़ी वाले जो चक्रवात चलते हैं तो ये झारखंड को पार करके बिहार में पहुँच पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। ठीक है? मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले प्रभावित होते हैं, जैसे किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, अररिया हो गया इत्यादि सभी जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा होती है और तेज वर्षा से जान माल की क्षति होती है। ठीक है?
सेंडाई फ्रेमवर्क जो है, जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया है। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य परियोजना को लागू किया है। ये भी याद रखिएगा कि सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य है, तो वो बिहार है। ठीक है, तो हमारा भूगोल जो है बिहार का यहीं पे समाप्त होता है। जो कुछ भी टॉपिक छूट गए हों, जैसे कि बिहार के जो जिले हैं, कमिश्नरी हैं इत्यादि सभी जो परिचय, इन सभी को हम एक वीडियो या फिर एक सेशन कर लेंगे कभी। लेकिन हमारा जो ज्योग्राफी है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ है। बिहार, भारत और विश्व का फिजिकल और ज्योग्राफिकल सभी जितने भी पार्ट हैं सभी हमने समाप्त कर लिया है। आपका सहयोग थोड़ा सा कम पड़ रहा है, बस आपके सहयोग की उम्मीद है हमें। ठीक है, तो बने रहिए। अब मिलते हैं बिहार के इतिहास के सेशन को लेकर, तो आपका सहयोग आवश्यक है। धन्यवाद।